Hey guys, welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I'm going to talk about the posture biomechanics. तो देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली सजाइटल प्लेन का डेविएशंस पे फिनिश करा था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रंटल प्लेन ऑप्टिमल अलाइनमेंट एंड एनालिसिस, ठीक है। साथ ही साथ डेविएशंस फ्रॉम ऑप्टिमल अलाइनमेंट इन फ्रंटल प्लेन। तो फ्रंटल प्लेन का जैसे ही ये पार्ट खत्म होगा ना, तो इस वीडियो में ही हमारा एनालिसिस ऑफ स्टैंडिंग पोस्चर खत्म हो जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ स्टैंडिंग पोस्चर में सबसे पहले हम लोगों ने सजाइटल प्लेन अलाइनमेंट एंड एनालिसिस पढ़ा था, और फिर हम लोगों ने पढ़ा, जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, बेसिकली फ्रंटल प्लेन ऑप्टिमल अलाइनमेंट एंड एनालिसिस। यहाँ पे जैसे ही खत्म होगा तो इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ लाइन पोस्चर, ठीक है। और साथ ही साथ इफेक्ट्स ऑफ एज, प्रेगनेंसी, ऑक्यूपेशन एंड रिक्रिएशन ऑन पोस्चर, ठीक है। बचेगा हमारा एनालिसिस ऑफ सिटिंग पोस्चर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो में डील करेंगे। अब अगर ये एक वीडियो में हो गया तो ठीक है, वरना दो तीन वीडियो ज्यादा से ज्यादा जाएगा और उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा पोस्चर बायोमैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। बस ये मान के चलो, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रंटल प्लेन ऑप्टिमल अलाइनमेंट एंड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, डेविएशंस के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस ऑफ लाइंग पोस्चर के बारे में बात करेंगे, और इफेक्ट ऑफ एज, प्रेगनेंसी, ऑक्यूपेशन एंड रिक्रिएशन ऑन पोस्चर, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरुआत करते हैं। तो चलो, पहला है हमारा फ्रंटल प्लेन ऑप्टिमल अलाइनमेंट एंड एनालिसिस। फ्रंटल प्लेन बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है, ठीक है। इसलिए फ्रंटल प्लेन में हम लोग दो एस्पेक्ट में जानेंगे कि कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे। पहला है हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट और दूसरा है हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले हेड का, तो हेड में लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करता है थ्रू द मिडिल ऑफ फोरहेड, नोज एंड चिन। ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो इसमें ऑब्जर्व ये करेंगे कि आई और ईयर, इसका लेवल एक है या नहीं, और साथ ही साथ सिमेट्रिकल है या नहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक और शोल्डर। इसमें हम लोग बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं राइट और लेफ्ट एंगल बिटवीन द शोल्डर एंड नेक, वो सिमेट्रिकल है या नहीं, साथ ही साथ क्लैविकल सिमेट्रिकल है या नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस राइट एंड लेफ्ट एंगल बिटवीन द शोल्डर एंड नेक शुड बी सिमेट्रिकल? इसका क्या मतलब हुआ? तो ऐसा समझो, ये है मान लो किसी का फेस, ये है उसका नेक, और यहां से हमारा शोल्डर शुरू हो जाता है, राइट। तो बेसिकली यहां अगर आप देखें तो नेक और शोल्डर के बीच में दो एंगल बन रहा है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। तो ये दोनों एंगल का बराबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, शोल्डर ड्रॉप के कारण एक एंगल बड़ा हो जाता है, एक एंगल छोटा हो जाता है, जो कि वंस अगेन एक तरह का फॉल्ट है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा चेस्ट। चेस्ट में हमारा जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो पास करता है थ्रू द मिडिल ऑफ जिफॉइड प्रोसेस, और इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे रिब्स ऑन ईच साइड, और उसमें हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं है, ओके। अब आता है हमारा एब्डोमेन। तो देखो, एब्डोमेन में जो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमारा अम्बलाइकस से पास करता है, ओके। और अगर हम लोग हिप या पेल्विस की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे हमारा बिल्कुल बीचों बीच से क्रॉस करता है लाइन ऑफ ग्रेविटी, जो कि है हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। सो द लाइन ऑफ ग्रेविटी पासेस थ्रू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। यहाँ पे एक और जो जानने वाली बात है वो ये है कि अम्बलाइकस से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का जो डिस्टेंस है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ठीक है। सो द लाइन ऑफ ग्रेविटी इन एब्डोमेन इट पासेस थ्रू द अम्बलाइकस, और हिप या फिर पेल्विक रीजन में इट पासेस थ्रू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। और यहाँ पे एक छोटी सी बात ये जानना है, दैट द लाइन should be equidistant from the right and left anterior superior iliac spine, ठीक है। यानी कि अगर एक रफली अगर एक डायग्राम अगर बना कर बताऊं मैं, तो मान लो ये एक हिप जॉइंट है, यहाँ पे भी एक हिप जॉइंट है, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे होगा हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस, और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीचों बीच ये पास कर रहा है, और ऊपर में ये है हमारा अम्बलाइकस, ठीक है, अम्बलाइकस। अब ये क्या कह रहा है कि अम्बलाइकस से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का दोनों तरफ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा हिप या फिर पेल्विस में लाइन ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन। इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? सो वी ऑब्जर्व दैट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आर इन लेवल और नॉट। अब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन दो होता है, राइट, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो उन दोनों का एक सेम लेवल पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नीज। तो नी में जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो पास करता है बिटवीन द नी, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल। तो देखो, ऐसा है, नी जॉइंट की अगर हम लोग बात करें, मान लो ये एक पाँव है और ये एक पाँव, ठीक है। तो इधर होगा, ये मान लो राइट हो गया, ये मान लो लेफ्ट हो गया,
दोनों तरफ कॉन्डाइल होगा, राइट। ये बीच का मान लो ये नी जॉइंट है, ठीक है, दोनों तरफ कॉन्डाइल होगा। ये होगा मीडियल कॉन्डाइल, ये होगा लेटरल कॉन्डाइल, ये होगा मीडियल कॉन्डाइल, ये होगा लेटरल कॉन्डाइल। अब क्या बोल रहा है, लाइन ऑफ ग्रेविटी पासेस बिटवीन द नीज एंड बिटवीन द मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल, यानी कि मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल के बिल्कुल बीचों बीच पास होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पटेला शुड बी सिमेट्रिकल एंड फेसिंग स्ट्रेट अहेड, ठीक है, सिमेट्रिकल होना चाहिए और वो बिल्कुल स्ट्रेट अहेड होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा एंकल या फिर फीट, जिसमें कि लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारा पास करता है बिटवीन द एंकल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियल मेलियोलाई। वही सेम चीज हो गया जैसे नी जॉइंट में अभी मैंने कहा ना कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल, सेम उसी तरह से एंकल जॉइंट में भी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियल मेलियोलाई। अब इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो पहला मीडियो मेलियोलाई शुड बी सिमेट्रिकल एंड फीट शुड बी पैरेलल, ठीक है, पांव बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। टो शुड नॉट बी कर्ल्ड, ओवरलैपिंग और डेविएटेड टू वन साइड। तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं इन एंटीरियर एस्पेक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में फिर क्या चेक करेंगे, उसको भी जान लेते हैं। देखो उसमें भी हम लोग सेम लाइन ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन पहले समझेंगे और फिर ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जर्व क्या क्या करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग हेड की बात करें तो हेड में लाइन ऑफ ग्रेविटी का जो लोकेशन होता है वो बिल्कुल पास करता है हमारा मिडिल ऑफ द हेड, ठीक है। ऑब्जर्व क्या करेंगे, सो हेड शुड बी स्ट्रेट विद नो लेटरल टिल्टिंग, ठीक है, एंड ऑल्सो द एंगल बिटवीन द शोल्डर एंड नेक शुड बी इक्वल, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा एंटीरियर एस्पेक्ट में भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्म। तो देखो arm should hang naturally so that the palm of the hands are facing the sides of the body। तो बेसिकली पाम जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा शोल्डर या फिर स्पाइन। सो द लाइन ऑफ ग्रेविटी passes along the vertebral column in a straight line which should bisect the back into two equal symmetrical half, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी वो वर्टिब्रल कॉलम के अलोंग ही पास करता है और वो बैक को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट में। अगर मैं एक रफ सा एक डायग्राम ऐसा बनाऊं तो देखो ये है हमारा बैक, ठीक है, ये हो गया हमारा गर्दन और ये है हमारा फेस और ये है हमारा हाथ, ठीक है, ये हो गया हमारा हाथ। अब लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, बिल्कुल बीचों बीच से पास कर रहा है और बैक को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, एक हो गया राइट और एक हो गया लेफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी। हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, सो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग स्कैपुला के पोजीशन को। सो स्कैपुला शुड लाई फ्लैट अगेंस्ट द रिब केज एंड इट शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड बी सेपरेटेड बाय 4 इंचेस इन द एडल्ट, ठीक है। तो दोनों स्कैपुला के बीच में गैप होना चाहिए 4 इंचेस का इन अडल्ट। साथ ही साथ अब ये मान लो अगर आर्म है तो यहाँ पे होगा एक स्कैपुला और यहाँ पे होगा एक स्कैपुला, राइट। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी से स्कैपुला के बीच का डिफरेंस, सॉरी डिस्टेंस सेम होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा हिप या फिर पेल्विस। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी का जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, सो इट शुड पास थ्रू द ग्लूटियल क्लेफ्ट ऑफ बटक्स एंड इट शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब ये ग्लूटियल क्लेफ्ट कहाँ होता है वो भी समझो, ठीक है। तो ग्लूटियल क्लेफ्ट को भी हम लोग नेटल क्लेफ्ट भी बोलते हैं, जो कि जहां से हमारा ग्लूटियस का फोल्ड शुरू होता है ना, उसी को हम लोग ग्लूटियल क्लेफ्ट या फिर नेटल क्लेफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कि लाइन ऑफ ग्रेविटी इससे पास करेगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या कहा कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी कि यहां से यहां का डिफरेंस डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ लाइन ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन, ठीक है। इसके पहले क्या था, सॉरी, अब अगर ऑब्जर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या करेंगे हम लोग ऑब्जर्व, तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एक लेवल में होना चाहिए, साथ ही साथ ग्लूटियल फोल्ड भी एक लेवल में होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब ये ग्लूटियल फोल्ड क्या होता है वो भी समझो। तो ये जो आप नीचे का जो लाइन देख रहे हो इसको हम लोग कह देते हैं ग्लूटियल फोल्ड, ठीक है। तो ये दोनों एक सेम लेवल पे होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज नी जॉइंट, ठीक है। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करता है हमारा बिटवीन द नी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियल जॉइंट एस्पेक्ट, सेम चीज जो कि हम लोगों ने ऊपर में भी पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो ऑब्जर्व ये करेंगे कि नी एक लेवल में है या नहीं है, ठीक है। एंकल में भी सेम हो जाएगा, पासेस बिटवीन द एंकल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियल मैल्यूलाई।
यानी कि दोनों तरफ मीडियल मैल्योलाई से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, और वहीं से हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करता है दोनों एंकल के बीचों बीच। Heel cord, it should be vertical and malleoli should be at the same level and symmetrical। अब ये heel cord क्या होता है? heel cord का ही दूसरा नाम जो है वो है हमारा Achilles tendon। ठीक है, जो कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, और ये Achilles tendon या फिर heel cord हमारा वर्टिकल होना चाहिए। अगर वर्टिकल नहीं होगा तो वंस अगेन इट विल बी abnormal posture। ठीक है, इट विल कॉज द abnormal posture बेसिकली, दिस वुड बी द राइट वे टू से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेविएशंस इन द फ्रंटल प्लेन। ओके, तो सबसे पहला है इसमें फुट एंड टोज। तो फुट एंड टोज में दो तरह का डेविएशन देखने को मिलेगा, एक है हमारा पेस केवस और दूसरा है हमारा पेस प्लेनस या फिर फ्लैट फुट। ठीक है, नी जॉइंट में हमारा चार तरह का डेविएशन देखने को मिलेगा, जीनू वैल्गम, जीनू वैरम, स्क्विंटिंग या फिर क्रॉस आइड पटेला, और चौथा है हमारा ग्रास हॉपर आइज पटेला। वर्टिब्रल कॉलम में हमारा सिर्फ एक डेविएशन देखने को मिलता है, जो कि है हमारा स्कॉलियोसिस। ठीक है, तो ये है हमारा डेविएशंस इन द फ्रंटल प्लेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मल पोस्चर। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि नॉर्मल पोस्चर को अफेक्ट करता है? जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा एज। तो देखो, इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन या इवन एल्डरली पीपल में भी काइफोसिस, लॉर्डोसिस, टॉर्टिकोलिस और जीनू रिकर्वेटम यानी कि नी हाइपर एक्सटेंशन, ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी और साथ ही साथ लॉर्डोसिस, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ऑक्यूपेशन, अब देखो, अलग अलग ऑक्यूपेशन में अलग अलग तरीके से abnormal पोस्चर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि कई सारे ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जिसमें कि ज्यादा देर तक बैठ करके आपको काम करना है, कई सारे ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जिसमें कि भारी भारी सामान आपको पीठ पे पूरा उसको एज अ बोझा उसको आपको दूर दूर तक चलना पड़ता है। तो जैसा प्रोफेशन होगा, जैसा ऑक्यूपेशन होगा, वैसा ही आपका जो पोस्चर है वो आपका डेवलप होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जिसमें कि ओवर यूज इंजुरी के कारण एबनॉर्मल पोस्चर आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा एनालिसिस ऑफ लाइंग पोस्चर, जिसमें हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा सरफेस इंटरफेस प्रेशर और दूसरा इंटरडिस्कल प्रेशर। इंटरडिस्कल प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, लाइंग प्रेशर, लाइंग पोजीशन में इंटरडिस्कल प्रेशर कम होता है इन कंपेयर टू स्टैंडिंग या फिर सिटिंग। ठीक है, अब लाइंग पोजीशन में भी सुपाइन लाइंग में कम होता है इन कंपेयर टू प्रोन या फिर साइड लाइंग। तो प्रोन लाइंग में सबसे ज्यादा इंटरडिस्कल प्रेशर होता है। ठीक है, साथ ही साथ स्लाउज्ड सिटिंग में और प्रोन लाइंग में अगर कंपेयर करें तो स्लाउज्ड सिटिंग में थोड़ा ज्यादा इंटरडिस्कल प्रेशर होता है। ठीक है, इंटरडिस्कल प्रेशर इज मोर इन स्लाउज्ड सिटिंग इन कंपेयर टू प्रोन लाइंग। तो ये था हमारा इंटरडिस्कल प्रेशर। दूसरा है हमारा सरफेस इंटरफेस प्रेशर। तो देखो, जब भी हम लोग बैठते हैं या फिर लेटते हैं तो क्या है कि जो हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो हमेशा इवनली होना चाहिए। अगर इवनली नहीं होगा, यानी कि किसी एक खास पॉइंट पे ज्यादा अगर प्रेशर पड़ेगा, कहीं प्रेशर अगर कम पड़ेगा, तो जहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है वहां पे आपको प्रेशर सोर देखने को मिलेगा, वहां पे आपको इस्चीमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सो pressure reducing matrices surface includes foam, air, water, gel, ये सारी चीजें। ठीक है, other pressure relieving surfaces are movable surface usually powered by motor or pump which can inflate or deflate। inflate मतलब फूलना, deflate मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटायर अवेलेबल surface is desirable to prevent sections of increased pressure over certain areas। जस्ट मैंने अभी कहा कि यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है थ्रू इंटायर अवेलेबल एरिया, ताकि किसी एक खास जगह पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। अब देखो, यहाँ पे कंडीशन आता है, कौन सा कंडीशन? इन ऑर्डर फॉर प्रेशर रिलीविंग सर्फेसेज टू बी इफेक्टिव दे शुड बी एबल टू रिड्यूस द इंटरफेस प्रेशर बिलो कैपिलरी क्लोजिंग प्रेशर। कैपिलरी क्लोजिंग प्रेशर होता है हमारा 12 mmHg। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, कि मान लो एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा बेसिकली मैट्रिक्स है जो कि 12 mmHg से ज्यादा किसी खास सेक्शन पे, उस पे आप जैसे ही लेटे हो तो किसी खास सेक्शन पे 12 mmHg से ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो जैसे ही 12 mmHg से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो कैपिलरी क्या होगा? कैपिलरी हो जाएगा हमारा क्लोज। ठीक है,
जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, यानी कि ब्लड फ्लो उतना नहीं होगा। जैसे ही ब्लड फ्लो उतना नहीं होगा तो वैसे ही क्या होगा, टिश्यू ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, इस्चीमिया हो सकता है, प्रेशर सोर डेवलप हो सकता है, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, सो इन ऑर्डर फॉर प्रेशर रिलीविंग सर्फेसेस टू बी इफेक्टिव, they should be able to reduce the interface pressure below capillary closing pressure। ठीक है, तो जो प्रेशर रिलीविंग सरफेस है उसको इंटरफेस प्रेशर बिल रिड्यूस करना पड़ेगा बिलो कैपिलरी क्लोजिंग प्रेशर, यानी कि 12 mmHg से उसको हमेशा कम जो है वो उसका इंटरफेस प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, ताकि ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज ना हो, साथ ही साथ टिश्यू ब्रेकडाउन ना हो। तो ये था हमारा सरफेस इंटरफेस प्रेशर। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं एनालिसिस ऑफ सिटिंग पोस्चर। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कहीं भी डाउट अगर लग रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपका प्रॉब्लम जहां तक होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।